थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या रहा है, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। पता है ना कितना पोस्ट है? कितना कितना 341। कुछ सेक्शन है, कुछ डाउट है किसी को लेकर, तो वो सारा कुछ अभी डील कर लेंगे, फिर उसके बाद अपन एक एक करके सेक्शंस देखेंगे, सिलेबस को समझेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्या है प्री मेंस और आपका फिजिकल क्या है, फिर उसके बाद इंटरव्यू में कितने नंबर हैं, क्या है इंटरव्यू, उसको भी समझेंगे। बात करते हैं 2 स्टार मिलने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, जो 2024 में जो भर्ती आई है उसमें टोटल कितने पद बताए गए हैं, 341। और जैसा बोला जा रहा था कि कुछ पद और बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो आने वाले समय में ये पद बढ़ेंगे बोला जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था 2018 में, तो एक 600 आया था, फिर उसके बाद 300 और जुड़ गए थे, तो वो हो गए थे कितने आपके 975 के आसपास। बहुत बड़ी संख्या थी पिछले बार। इस बार 341 है, आने वाले समय में हो सकता है बढ़ेगा। तो आपने इसका पैटर्न देखा है, कितने चरण में होने वाले हैं, 5। कैसे कैसे कि 3 चरण। अगर देखा जाए तो टोटल आपके कितने चरण होने वाले हैं, 5 चरण होने वाले हैं। कितने चरण होंगे, 5 चरण। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप टॉपिक में आ जाएंगे। तो पहला तो अब चालू हो जाएगा कितने तारीख से, 6 तारीख से, 6 जनवरी 2025 26 से, 2026 से कब तक होगा, 6 फरवरी 2026 तक पहला चरण होने वाला है, जिसमें क्या होता है आपका नापजोक, यही सब चलेगा। दूसरा चरण में होगा आपका प्रारंभिक, फिर उसके बाद होगा मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद होगा क्या, शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता, और फिर उसके बाद आएगा क्या, एक साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो 5 चरण की तैयारी है ये पूरा। तो इसमें से देखिएगा, जो आपका ये तो हो ही गया, जैसे आप लोग को देख के लग ही रहा है भाई कि सबके सब हाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नाप जोक में तो सब हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा को थोड़ा समझते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कितने नंबर का होने वाला है। गुड। जो एसआई का प्रारंभिक परीक्षा है वो कितने नंबर का होने वाला है, 300 नंबर का होने वाला है। 300, 300 अंकों का होगा, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 ही होगी। तो इसको 3 हिस्से में अगर बांट कर देखें, तो एक हिस्सा होगा कौन सा आपका, सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन इंडियन जीएस। यहां से कुल 35 क्वेश्चंस आएंगे। यहां से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन अगर देखा जाए, तो दूसरा सेक्शन होगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सेक्शन से आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 60, है ना। अब तीसरा सेक्शन देखा जाए, जिसमें आपके 4 से 5 सब्जेक्ट इसमें शामिल है, 5 ही बोल सकते हैं। तो एक आएगा क्या आपका मैथ्स, गणित, फिर ये आ जाएगा क्या आपका रीजनिंग, रीजनिंग, फिर आपका अंग्रेजी, हिंदी, और आपका कंप्यूटर। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 5 5 10
10 और ये 10, तो टोटल हो गया 40 क्वेश्चन। लेकिन हर क्वेश्चन क्या याद रखना है, कितने नंबर का होने वाला? हाँ, हिंदी 10 है और सॉरी ये 5, शायद नंबरिंग आगे पीछे हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर इतने नंबर के आने वाले हैं। तो ये देखिएगा, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 25 और यहाँ से कितना हो गया? 35। तो यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 40, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पर जो सेक्शन है, मैं इधर वाले सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर जो 4 फंडामेंटल बोला जाए जीएस का, तो एक हो गया आपका हिस्ट्री, एक हो गया आपका, ठीक है, संविधान वाला हिस्सा, एक आ गया कौन सा आपका भूगोल, और एक देखेंगे कौन सा आपका अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से ये वाला जो सेक्शन है जिससे एक टॉपिक आपका जुड़ा है और उसको अलग भी पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सरल सरल थे, लेकिन वो पेपर आप याद रखिएगा, पिछला जो एग्जाम हुआ था वो किसने लिया था? व्यापम ने। और पीएससी जो है जब वो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बनाता है, समय सबसे कम लगेगा। इस पूरे सिलेबस में सबसे कम समय जो लेता है वो आपका आर्ट एंड कल्चर। पिछले बार 5 क्वेश्चन आया था, 10 घंटे पढ़ते, मतलब 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे ज्यादा नंबर भी यही दिलाएगा। जबकि आप पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ोगे लगभग पूरे, जब तक ये, मतलब मेरे ख्याल से 90 घंटे तो लगते ही हैं। अगर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तब जाकर, तब आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 25 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ नहीं, आने वाले समय में जब आपका मेंस हुआ था इसका, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और मेंस में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बड़ा सेक्शन है, प्री में तो है ही है, मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो इस प्रकार से क्या है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, प्री किस प्रकार होने वाला है। आगे देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखो, अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? भारतीय इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा नीचे जाएंगे, 6 नंबर पर आपको क्या लिखा हुआ है? भारतीय दर्शन कला साहित्य और संस्कृति, भारतीय दर्शन कला साहित्य और संस्कृति। इसको हम लोग क्या देख लेते हैं कि इतिहास के साथ पढ़कर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? क्या करते हैं, सोचते हैं इतिहास के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं होता। इतिहास के साथ कंप्लीट नहीं हो पाता ये, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन होता है, इतिहास अपने आप में इतना बड़ा विषय है, ठीक है। तो अभी दर्शन को हम लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे, और फिर एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे। फिर उसके बाद सारे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, जैसे अभी भी आया था, पिछले बार का क्वेश्चन था ना आप लोग के एसआई में, कि जो 16 संस्कार होते हैं उसका क्रम बताओ, कौन से किसके बाद आता है। कुछ दिन पहले जो अमीन पटवारी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, देखे थे, दिए होंगे आप में से कई लोग, अमीन पटवारी दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना। तो उसमें भी वो क्वेश्चन था, क्यों छूट रहा है? क्योंकि आप संस्कृति तक पहुंच ही नहीं रहे, वो यहीं पर आके रुक जा रहा है कि हाँ स्वतंत्र आजादी दिला दी तो काम खत्म हो गया। तो ये वाला नहीं करना है आपको, क्या करना है, हर एक सेक्शन को बराबर वेटेज देके पढ़ना है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कुछ देर में। प्री के अगर क्वेश्चंस देखें तो प्री के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, खाओ पियो खुश रहो, ये कौन से दर्शन का है ना? कौन सा दर्शन का है, पढ़े है ना? कौन सा दर्शन का है? चारवाक का। फिर एक ये है वैशेषिक सूत्र, किस ऋषि द्वारा लिखा गया है? तो कणाद के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन एक बार और है यहाँ पे। त्रिरत्न, त्रिरत्न की अवधारणा कौन से दर्शन में है? जैन और बौद्ध दोनों में है। मेन अगर बोला जाए किसी एक को अगर पिक करना हो तो जैन धर्म, बताएंगे क्यों। फिर असत्यकार्यवाद किसका है? तो असत्यकार्यवाद किसका है? न्याय दर्शन का। सत्यकार्यवाद अगर पूछता तो कौन से दर्शन का होता? सांख्य दर्शन का होता। फिर इधर देखो क्या लिखा है, आस्तिक दर्शन किस पे विश्वास करता है? तो आस्तिक दर्शन भरोसा करता है वेदों पर। आस्तिक का मतलब क्या समझते हैं वैसे? पूजा पाठ करना, अभी भी वही बोल रहे हो, ठीक है। आस्तिक का मतलब क्या समझते हैं? ईश्वर को मानता है, ठीक है। और नास्तिक किसको बोलते हैं? जो नहीं मानता। वेरी गुड, अभी भी वही हो, पिछले बार का क्वेश्चन है ये। आस्था रखना मतलब वेदों पर आस्था रखना, आस्तिक का मतलब है वेदों पर आस्था रखने वाले आस्तिक, जो नहीं रखते वो नास्तिक।
ईश्वर को मानने ना मानने वाले को बोलते हैं ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। पिछले बार का क्वेश्चन है ये, देखो मतलब हमारा कॉमन सेंस हमको एक क्वेश्चन गलत करवा रहा है, क्योंकि हम जनरल टर्म्स में क्या यूज करते हैं, वो तो नास्तिक इंसान है, तो नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो अब से यूज करिएगा जो जो ईश्वर को नहीं मानते तो वो अनिश्वरवादी है। तब जब बोलेंगे ना तब वो आएगा, क्योंकि हमने इतने बार इसका प्रैक्टिस किया ना, आस्तिक है, नास्तिक है, भगवान के साथ जोड़ जोड़कर, तो उसके कारण वो हमसे गलत हो सकता है। तो याद रखना, आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है, जो वेदों पर आस्था रखता है तो आस्तिक, नहीं रखने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक। पिछले बार का क्वेश्चन नहीं है। फिर देखिएगा मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे, मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है ना ये। अभी तक प्री का क्वेश्चन दिखा है, 4 से 5 क्वेश्चन देखे थे अभी। मुख्य पेपर का देखिएगा क्या है, एक तो ये अस्तेय, बहुत सारे दर्शन में अस्तेय को बताया गया है, तो चोरी ना करना। फिर उसके बाद देखिएगा ये भी कहीं ना कहीं क्या है, शिल्पकार वाला जब पढ़ेंगे गुप्त कालीन साहित्य में तो उसका उल्लेख होता है, कुलिक का। ये भी हम लोग जब आधुनिक भारत में साहित्य पढ़ेंगे वहां पर ये वाला हिस्सा कवर होगा। ऋग्वेद में क्षेत्रपति का मतलब क्या होता है, पंच सिद्धांतिका, वरामिहिर की रचना, तो साहित्य वाले सेक्शन का है। 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट हो चुके हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आपके कहां से है, इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन से है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे 5 चरण मैंने बताए थे, ये सारी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है, 6 तारीख से। यही होगा ना, क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, फ्लैट फुट, लॉकनी हो जाएगा, फिर आपका हाइट और चेस्ट। अभी एक और आया है कि एसटी के लिए एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ है कि उनका हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ देखेंगे क्वेश्चन। एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट का एक अलग से बताया गया है, बाकी सबके लिए 167 सेंटीमीटर बोला गया है ना, कितना बोला गया हाइट, 167 बोला है, 168 बोला है, ठीक है। यहां देखिएगा एक, ये एक शुद्धि पत्र आया था, अगर अब ठीक से दिखाई दे तो, नहीं तो अपन नेट से ही निकाल के दिखा देंगे। ये क्या बोला गया है, केवल कौन से वर्ग के कैंडिडेट के लिए बोला गया है, अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। कितना बोला गया है, 163। और जो चेस्ट बोला गया है 78 बिना फुलाए रेस्ट कंडीशन में, और फिर सांस लेकर कितना करना है, 83। तो ये एक डाउट है बच्चों को में कि उसमें दिया नहीं गया है कि हाइट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो एक ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त होंगे या अगर वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको बता दीजिएगा 163 बोला है हाइट को लेकर। ठीक है, या तो अपन चाहें तो यहीं से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बता रहा है। एक आया था शुद्धि पत्र, देख लेते हैं नोटिफिकेशन। देखिएगा सीजीपीएससी के साइट में ही मिल जाएगा। ये भी नहीं, इसी से ही निकाला था मैं। यहाँ पर देखिएगा, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 163 बोला है। ठीक है, तो ये है न्यूनतम हाइट कितना बोला गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 163। और जो उसका चेस्ट बोला गया है 78 नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में, और फिर फुलाकर कितना बोला है 83। तो ये दिया हुआ है बिना फुलाए और फुलाकर, तो ये एक है। फिर आप ये ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आप जाएंगे आगे
तो मुख्य परीक्षा में क्या हो जाता है, हर पेपर कितने कितने नंबर का रहेगा, 200 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहेगा, 200 नंबर का। तो जो सामान्य अध्ययन में एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। यहाँ भी कितने नंबर मिलेंगे आपको, 100। फिर यहाँ पर जैसे आप हिंदी और इंग्लिश देख रहे हैं, तो हिंदी प्रारंभिक में कितना नंबर का है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर का, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर का होगा, 125। और दूसरा देखते हैं कितना नंबर का है इंग्लिश, जिसमें कितना नंबर का होगा, ये 75 नंबर, मतलब 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही एप्टीट्यूड, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग जो होगा वो 200 नंबर का होगा। बाकी सारी कक्षाएं जो होंगी आपके वीक्स में, जैसे 4 दिन होता है वो चलेगा। ये मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग की क्लास होगी जो आपके 3-3 घंटे की लगेंगी हर फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है, जब रवि सर और सुधीर सर आएंगे और उस दिन पढ़ाएंगे। बाकी ये विशेष है, ये क्या है, आपका कॉमन पेपर रहेगा, ये देना ही है। और जैसे आप अलग अलग फील्ड में जैसे जाना चाहते हैं, जैसे क्राइम ब्रांच हो गया या और फॉरेंसिक वाले में, तो आपको ये देना पड़ेगा 200 नंबर का। ठीक है, तो अच्छा फील्ड है। क्राइम ब्रांच में भी अगर आप जाना चाहें तो एक पेपर देकर आप उस सर वाले फील्ड में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बाकी ये तो कॉमन तो आपको पढ़ना ही है। अब देखिएगा जो हमारा सेक्शन है वहां पर मैं पहुंच रहा हूं। यहां पर क्या है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। पहले इसको डिकोड करते हैं, हमको पढ़ना क्या है, फिर उसके बाद इसको एक एक करके पढ़ेंगे। कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है, हेडिंग डालिएगा भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन को मुख्यतः हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। और जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पीएससी में, 90% क्वेश्चन जो है इसी भारतीय दर्शन से पूछा गया है। 90% क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, इसी भारतीय दर्शन से मिलेंगे। एक होगा क्या, आस्तिक दर्शन। तो बताओ आस्तिक का मतलब क्या है, वेदों को मानने वाले जो दर्शन होते हैं वो आस्तिक दर्शन। ठीक। फिर एक आएगा कौन सा, नास्तिक दर्शन। फिर देखेंगे कौन सा, आधुनिक चिंतक, आधुनिक भारतीय चिंतक, आधुनिक भारतीय चिंतक। तो इसमें देखिएगा क्या क्या होने वाला है। इसमें आप लोग किन के बारे में पढ़ोगे, भारतीय दर्शन में तो एक आएगा इसमें क्या, षड दर्शन, षड दर्शन। तो इसमें कितने दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, 6 दर्शन। कितने दर्शन होते हैं, 6। तो इसी कारण उनके टोटल नंबर्स को क्या बोलते हैं, षड दर्शन के नाम से जानते हैं। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, सबसे पहले वैशेषिक, सबसे पहले सांख्य, सांख्य दर्शन के बाद आएगा वैशेषिक, जहां से पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, पूछा है ना। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है, वैशेषिक। फिर एक आया न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन से एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा था, असत्य कार्यवाद। अभी हो सकता है सब नए नए नाम लगे, क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे तो जनरली क्या पढ़े होंगे कि भाई नाम पढ़ लिए और उसके बाद उसके संस्थापक कौन है, इतिहास में तो यही पढ़ते हैं। लेकिन आपको दर्शन वाले सेक्शन में जाकर देखना है कि सांख्य दर्शन में क्या बोला गया है, वैशेषिक में क्या बोला गया है, न्याय में क्या बोला गया है। फिर उसके बाद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और एक रहेगा कौन सा, एक रहेगा, एक हो गया कौन सा आपका न्याय दर्शन हो गया, और एक हो गया कौन सा आपका लास्ट, योग दर्शन। टोटल कितने दर्शन हो गए, 6। तो ये 6 दर्शन है, जिसमें से ना
दो दर्शन ऐसे हैं जो वेदों पर तो आस्था रखते हैं, लेकिन दो ऐसे दर्शन भी हो जाते हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। मतलब सोचो, वेदों को मान रहे हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मान रहे। इसी पर एक प्रश्न बनाया है पीएससी ने, ठीक है। जैसे ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे ना, तो पीएससी और व्यापम में जितने भी प्रश्न आए होंगे इस टॉपिक से, वो सारा डील कर लेंगे। तो अपने पास लंबा समय ऐसा नहीं है कि अब जल्दी जल्दी कवर करना है, तो अपने पास समय रहेगा तो हम ठहराव से पढ़ेंगे, और आसपास के जितने भी स्टेट में एग्जाम हो रहे होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे वो सारे बना के देखेंगे। एक ये देखेंगे। दूसरा, नास्तिक दर्शन कौन सा होता है? कौन सा है? कितने होते हैं नास्तिक दर्शन? सोचो, यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया तो, नास्तिक दर्शन निम्न में से नास्तिक दर्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, कब्जा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था ना। तो क्या था, चारवाक, पिछली बार क्वेश्चन था चारवाक से, ठीक है। फिर दूसरा बौद्ध, फिर जैन। पूरे दर्शन से कहीं से कोई प्रश्न पूछे ना पूछे, पीएससी ये बौद्ध और जैन से जरूर प्रश्न पूछता है। पीएससी का इतिहास रहा है 2012 से लेकर 2024 तक, हर बार क्वेश्चन पूछा है कहां से, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, हर बार पूछा है बौद्ध और जैन से प्रश्न। और ए का मतलब क्या है, आजीवक, आजीवक। समझ में है? अब यहां पर भारतीय आधुनिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो एक, जैसे अभी के समय में अगर देखा जाए तो किनका सिद्धांत पढ़ा जाता है, चाणक्य। तो चाणक्य के दो सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, एक तो पढ़ते हैं हम लोग सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत ही वो सिद्धांत है जिसमें बोला गया है कि हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, और उस पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो अपना दोस्त है। तो आपने वो लाइन सुनते हैं ना, दोस्त का दोस्त तो दुश्मन होता है, तो आज से 2500 साल पहले बोला गया था लाइन, इनके ही में। फिर थोड़ा अब आगे आते हैं तो आगे देखेंगे गांधी जी का एक सिद्धांत है, एकादश व्रत, उसमें सत्य हिंसा ये वाला कहानी पढ़ेंगे। फिर अंबेडकर जी का कहानी, नवबौद्धवाद, विवेकानंद, विवेकानंद, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए दो महान हस्ती, एक है वल्लभाचार्य जी, और अभी कुछ दिन पहले आपने जन्मोत्सव मनाया था किनका, कौन थे, सतनाम गुरु, गुरु घासीदास, ठीक है। तो इनके कुछ दार्शनिक सिद्धांत इनको पढ़ना है। अगर मान लो ये आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने दर्शन शास्त्र के 90% हिस्से को कवर कर लिया है। दर्शन शास्त्र में कितने परसेंट हिस्सों को कवर कर लेंगे, 90% हिस्सों को कवर कर लेंगे, इतना ही है। मतलब अगर देखा जाए मूल रूप से, अगर आपसे पूछा जाए मूल रूप से कि 90%, अगर ये वाला हिस्सा कवर हो गया तो ये मानिएगा 90% हिस्सा कवर हो गया। और उसमें से भी ये बोलूं 85% तो यही है, जो भी कॉन्सेप्ट होने हैं वो 85% तो यही है, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन। 5% इसको बोलेंगे। अब जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा कितना है, 10% है। समझ में? अब जो बचा है वो पूरा कितना है, 10%। लिख लिए? हो गया क्या लिख के? अब लिखिएगा कला, आर्ट। आर्ट वाले सेक्शन में का क्या देखते हैं, पहले देखेंगे वास्तुकला, वास्तुकला, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में एकदम शुरुआत से देखेंगे ना, शुरुआत से जो आपको पता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय बहुत सारे क्या बने थे, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं कि एक था कि विशाल स्नानागार बना था, पढ़े ना, विशाल स्नानागार था। एक बहुत बड़े ये लोग क्या बना के रखे थे, बंदरगाह बना के रखे थे। बहुत बड़े बड़े क्या बना के रखे थे, अनाज भंडार बना के रखे थे, ठीक है, जिसको ग्रेनरी कहते हैं। तो वो कैसे बने थे? जैसे ही थोड़ा आधुनिक समय में आएंगे तो आधुनिक समय में आकर हम देखेंगे क्या, मौर्य काल में क्या बना था,
तो मौर्य काल में आप देखेंगे गुफाओं का निर्माण हुआ, शिलालेख लिखे गए, तो वो भी इस कला का हिस्सा होगा। फिर आगे अगर देखेंगे तो गुप्त काल में क्या बनने लगते हैं, मतलब कुषाण काल में, चलो वास्तुकला देख रहे हैं तो अभी गुप्त ही देखते हैं। तो गुप्त में क्या देखते हैं हम, मंदिर, क्या देखते हैं, मंदिर। फिर अब ध्यान क्या रखना है कि मेंस वाले में, या आपने देखा होगा सिलेबस में किसको नहीं शामिल किया गया है, मध्यकाल को नहीं दिया गया है ना, दिल्ली सल्तनत मुगल काल नहीं दिया गया है, लेकिन आपको स्थापत्य में पढ़ना पड़ेगा, केवल स्थापत्य में ही पढ़ना है। दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत, और पांचवा पॉइंट पे यहां पर लिख रहा हूं मुगल, मुगल, और इसके अलावा क्या लिखेंगे, राजपुताना, राजपूत काल में देखेंगे। तो राजपूत काल के कई सारे मंदिर हैं, जैसे अभी बहुत सारे मंदिर फेमस हो रहे थे। कुछ समय पहले आपने देखा था सोमनाथ मंदिर, वो भी सोलंकी वंश के समय से, और भी पहले का मंदिर है, लेकिन उसका नाम किसके साथ जुड़ता है, सोलंकी शासकों के साथ। खजुराहो में जितने भी मंदिर है वो जुड़ते हैं किसके साथ, चंदेल वंश के साथ। तो चंदेल वंश के बारे में पूछा गया है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, कौन से शासकों ने करवाया है, कौन से शैली में बना हुआ है, तो वो सब देखेंगे इसी में। तो ये वास्तुकला आ गया। फिर इसी में क्या देखेंगे, वास्तुकला के बाद मतलब इसमें क्या देखना है, भवन के नाम देखना है, केवल नाम, और किसने बनवाया है। फिर उसके बाद मूर्तिकला, मूर्तिकला, तो मूर्तिकला में क्या देखते हैं, दो मूर्तिकला मुख्य है, एक तो है गांधार, गांधार, और दूसरा कौन सा है, मथुरा, ये दो मुख्य है। इसके अलावा आगे जाकर कौन सा आता है, अमरावती। इधर वाला आप लोग के लिए एक्स्ट्रा रहेगा ना, इधर वाला एक्स्ट्रा, मैंने बोला 90% हिस्सा तो वहीं पर कवर हो गया। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस, एकदम फेमस फेमस मूर्ति देखेंगे, जैसे नटराज की मूर्ति हो गई, जैसे दक्षिण भारत की पद्मनाभन वाली मूर्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अभी भी वो न्यूज में रहता है। सबरीमाला सबरीमाला आपने सुना होगा, वहां पर जो मंदिर मूर्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मूर्तिकला के बाद क्या होगा, मंदिर शैली, मंदिर शैली। तो मंदिर शैली में आपको ज्यादातर ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है, कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो हमने तीन आधार बना के रखे हैं कि भाई हिमालय से लेकर अगर विंध्याचल पर्वत तक है तो नागर शैली, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है तो कौन सा शैली, बेसर शैली, और कृष्णा नदी के नीचे की तरफ है तो कौन सा है, द्रविड़ शैली। और फिर उसमें देखते हैं, पूरा मैप भी बनाकर पढ़ेंगे लाइन लगाकर कि ये मंदिर यहाँ पर कौन सा है। खासकर दक्षिण भारत में तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है। फिर इधर मध्य भारत में देखेंगे तो उड़ीसा का भुवनेश्वर वाला मंदिर, कोणार्क मंदिर। उत्तर भारत में देखते हैं तो एक आता है कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो पहली बार वहां पर क्या बनाया गया था, शिखर। ठीक है, तो मंदिर शैली में तीन मंदिर शैली, उत्तर भारत में कौन सा, नागर, मध्य भारत में बेसर, और दक्षिण भारत में चला कौन सा, द्रविड़ शैली, दक्षिण में हुआ तो द्रविड़ शैली। फिर ये पढ़ने के बाद आप देखोगे क्या, नित्य कला, कितने नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8, कितने हैं, 8 हैं। तो 8 कौन कौन से, केरल में 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर आप तमिलनाडु जाते हैं, भरतनाट्यम। फिर थोड़ा ऊपर गए, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, 4 हो गए। फिर उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया, है ना, ओडिसी। फिर मणिपुर में मणिपुरी, कितना हो गया, 6। फिर असम में जाएंगे तो शास्त्रीय, 7। उत्तर भारत में देखेंगे तो कथक। तो इसमें पर्सनैलिटी कौन कौन है, मेन मेन, तो वो देखेंगे। तो वो नृत्य कला हो गया। संगीत कला, संगीत कला एकदम नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। संगीत कला में क्या देखा जाता है, 2 प्रकार के क्या होते हैं, ग्रुप बने हुए हैं, दक्षिण संगीत, हिंदुस्तानी संगीत सेक्शन देखते हैं, और कर्नाटक शैली। तो कर्नाटक शैली में पूरे के पूरे दक्षिण भारत आ जाते हैं, और उत्तर भारत में पूरे के पूरे हिंदुस्तानी। नहीं पढ़ना है, बस बताना है, 2 सेक्शन होते हैं। अब इसमें से जब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र और वादक। यहां पर पढ़ेंगे नृत्य शैली,
नृत्य शैली और जो नर्तक हैं उनके बारे में, मतलब उसके फेमस कौन कौन है। तो ये तो नाम लिखेंगे, इसके प्रकार लिखेंगे, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट। ये हार्डली कितने दिन का है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा लिखने के बाद, समझने के बाद 2 दिन में। जो भी समय लगना है पहले वाले सेक्शन में लगना था, जो भी समय लगना है किस में लगना है, पहले वाले सेक्शन में लगना है। हो गया, ठीक, बढ़े आगे। तो भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन के बाद कौन सा आपका, कला, फिर उसके बाद आएगा कौन सा हिस्सा, साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर वाले सेक्शन में जब सबसे पहले आप देखते हैं तो उसमें क्या आता है आपका, वैदिक साहित्य। सबसे पहले क्या आता है, वैदिक साहित्य। कितने हिस्से होते हैं वैदिक साहित्य के, कितने प्रकार के होते हैं वैदिक साहित्य, कुछ तो पढ़े होंगे वैदिक साहित्य में, कौन कौन सा। अच्छा चलो सुने होंगे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सुने हैं ना, उन्हीं लोग को बोलते हैं। लेकिन इसकी भी 2 कैटेगरी है, पीएससी पूछ चुका है, ठीक है। बोला है एक होता है श्रुति साहित्य जिनको सुनकर लिखा गया है, एक होता है स्मृति साहित्य जिनको पहले सुना गया है, स्मरण में किया गया है, फिर उस पर और एनालिसिस किया गया है और फिर लिखा गया है। जैसे मान लो मैं अगर आपको लिखवा रहा हूँ, है ना, जैसे स्कूल में या टीचर आपको लिखवाते हैं तो सुनकर आपने लिखा, तो आपकी कॉपी क्या बन गई, स्मृति साहित्य, सॉरी श्रुति साहित्य। और जो आपने एग्जाम में लिखा है अपने से, जिसका वास्तविकता से कोई लेने देने नहीं होता कभी कभी, तो वो क्या होता है आपका, स्मृति साहित्य। तो 2 प्रकार से, फिर स्मृति साहित्य अलग होता है, श्रुति साहित्य अलग होता है। और उसमें सबसे ज्यादा जिसमें हम लोग फंसते हैं ना, वो उपनिषद वाला सेक्शन है। और आजकल कई सारे क्वेश्चन उपनिषद से पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना, आश्रम व्यवस्था किसमें है, वो सत्यमेव जयते किसमें है ना, फिर लोकपाल का ध्येय वाक्य कहाँ लिखा हुआ है, कौन से, किसका मतलब सफेद घोड़ा होता है, ये बहुत पूछा जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ लिखा हुआ है, पंचकोशीय अवधारणा कहाँ दी गई है। जो अभी जो फेमस हो रहे हैं ना उनके नाम लिखने, जैसे वसुदेव कुटुंबकम जब G20 हुई थी भारत में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न, जितने भी एग्जाम आ रहे थे सब में उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय इतिहास में उपनिषदों में ही लिखा गया था, तो वहां से उठाया गया था। तो उपनिषद मतलब लिखना तो पूरा है इसमें, जैसे इसका पूरा सीक्वेंस होता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद, अरण्यक, अरण्यक, उपनिषद, इसी को सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इसी को मेन मेन उठाकर देखेंगे। इसका भी सीक्वेंस पूछा गया, ये जो लिखा हुआ एक सीक्वेंस है। आपको पूछेगा श्रुति सहित का क्रम लिखिए, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये एक प्रकार का सीक्वेंस है कि वेद पहले बने, फिर उसको लेकर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। फिर जैसे ही आप वैदिक साहित्य पढ़े तो आपको क्या पढ़ना है, महाकाव्य। 2 महाकाव्य आपको याद होने हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। अब इसमें पीएससी क्या पूछ चुका है, मतलब क्या पूछा हुआ है, महाभारत, सॉरी महाभारत। इसमें पूछा हुआ है कि रामायण कितने भाग में है, और भाग को क्या बोला जाता है इसमें, कांड, है ना, कितने कांड में बटा हुआ है, तो कितने भाग हैं इसके, कितने, 4 बोल रहे हो क्या, 7, 7 भाग है इसके, कितने भाग है, 7। तो उसको कांड के नाम से पूछता है। वही अगर मैं रामायण महाभारत की बात करूं तो उसके कितने भाग हैं, 18। तो उसको क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं, है ना। उसमें भागों का नाम क्या बोला गया है, कांड, तभी हम बोलते हैं बाल्यकांड, फिर उसके बाद किष्किंधा, फिर उसके बाद सुंदरकांड, ये सब पढ़ते हैं। फिर इसमें क्या होता है, पर्व का नाम होता है, जो भाग का नाम क्या दिया गया है, पर्व, कौन से भाग में कौन सा पर्व, मतलब कौन से पर्व में उल्लेख किया गया है करके। तो आप लोग देखना छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो होता है वो ऋषभ पर्व में होता है, वन पर्व में होता है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो अलग अलग नाम है। वन पर्व का मतलब जब पांडवों को क्या मिलता है, वनवास का समय मिलता है, ठीक है, तो वन पर्व कहलाता है।
फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, लौकिक साहित्य। इसी लौकिक साहित्य से एक क्वेश्चन आया था, इसी लौकिक साहित्य से क्वेश्चन आया था। अब इस लौकिक साहित्य में ज्यादा कुछ नहीं, गुप्त काल के विद्वानों को देखना है, गुप्त और गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर कालीन विद्वान, बस इतना अगर पढ़ते हैं तो आपका ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। या प्राचीन भारत, जैसे कालिदास की रचनाएं, वो आर्यभट्ट की रचनाएं, वराहमिहिर की रचना पूछी गई थी ना, पंच सिद्धांतिका, वो इसी काल से बिलोंग करेंगे। कौन से काल से, लौकिक साहित्य से। आया समझ में, ठीक है। बाकी मध्यकालीन साहित्य, मध्यकाल में तो एक तो आ जाएगा कौन सा, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, और एक होगा कौन सा, मुगल। तो मुगल में भी पूछता है ना, हुमायूं नामा किसका, अकबर नामा किसका, बाबर नामा किसने लिखा है, औरंगजेब के बारे में किसने लिखा है, जहांगीर नामा किसका है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, सुने हो ना, पीएससी का फेवरेट सेक्शन है, पीएससी बहुत पूछता है। तो ये, फिर एक सेक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो रहेगा भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं कि तुलसीदास की रचना कई बार पूछा है, विनय पत्रिका, कवितावली, है ना, कवितावली और विनय पत्रिका कई बार पूछा गया। तुलसीदास की रचना, मधुबन की रचना, कुतुबन की रचना, ये सारा जो पूछा गया है। जैसे कबीरदास जी की रचना का नाम क्या है, बीजक, वेरी गुड, लेकिन वो लिखे तो नहीं थे, लिखते कौन है, तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी रचना जो भी उन्होंने बोला है वो एक ग्रंथ में लिखा गया, एक बुक में लिखा गया, उसी का नाम बीजक है। तो बीजक को लिखते हैं छत्तीसगढ़ के एक पर्सन। फिर कबीर पंथ छत्तीसगढ़ आएगा, नाम सुनते ना, धनी धर्मदास, उनके शिष्य थे, जो उन्होंने बोला उनको उन्होंने बीजक में लिखा, तो वो कबीरदास जी की रचना हुई, मतलब उनके पूरे वाक्य किसमें लिखे गए, बीजक ग्रंथ में। और फिर कबीर पंथ जो होता है, शुरुआत होती है धनी धर्मदास और उनके जो पुत्र होते हैं वो लेकर आते हैं कहाँ, छत्तीसगढ़। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की जो शुरुआत है वो किसने की है। तो पहले जब तक क्वेश्चन नहीं आया था ठीक से, तब तक तो हम धनी धर्मदास लेकर ही चलते थे, लेकिन बाद में पता चला पीएससी तो बोलता है नहीं नहीं उसका बेटा लेकर आया था, चूड़ामणि साहब। तो वो आपको ध्यान देना है। तो जो जरूरत का होगा उतना ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये सेक्शन को मैं बता रहा हूँ, सेक्शन को मैं पूरा बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी डिटेल ना छूटे, क्योंकि पहले से कंपटीशन ज्यादा है। जो पिछले बार रह गए थे वो पहले से तैयार हैं फिजिकल में, और उनका सिलेबस भी पहले से कवर है, ठीक है। बस उनको ब्रशअप करना है, आप लोग को पूरा करना है, आप लोग को पूरा पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप। यहां तक समझ में आया, हो गया। फिर अब देखिएगा अंतिम सेक्शन कौन सा है, संस्कृति। संस्कृति, कल्चर। क्या पढ़ना है इसमें, कल्चर। तो कल्चर में क्या देखते हैं, देखिएगा, तो एक आपने देखा हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति में मेन क्या है, आप पढ़ेंगे जब यहाँ पर इतिहास में, तो आप पढ़ते हैं क्या, मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी, ऐसा तो पढ़े होंगे ना। कभी भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो ये माना जाता है कि ये जो सभ्यता है ये क्या माना जाता है, मात्र सत्तात्मक हुआ करती है। कैसे हुआ करती है, मात्र सत्तात्मक, तो वो पढ़ेंगे। और बाकी मातृ देवी की प्रतिमा देखेंगे, मातृ देवी की प्रतिमा, है ना, मातृ देवी की प्रतिमा क्या है, कैसा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, दूसरा पॉइंट, वैदिक काल। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वैदिक संस्कृति से, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं पर पूछे गए हैं। तो वैदिक संस्कृति से जो प्रश्न पूछा गया है वो बार बार पूछा गया है। जैसे ये क्या हो गया है, एक आप पढ़ेंगे क्या, आश्रम व्यवस्था, आश्रम। एक आपने सुना है क्या,
संस्कार। और पता नहीं ये इसने ना क्वेश्चन बार बार उठा रहा है, कहां से? संस्कार वाले टॉपिक से। संस्कार या इसी को आप बोलते हैं क्या? उपनयन। संस्कार या उपनयन। उपनयन संस्कार सुने हो ना? कितने हैं? 16। जन्म से पहले 3 और जन्म के बाद, भाई जन्म से पहले अगर 3 है तो जन्म के बाद कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ये फिर विवाह। कितने प्रकार के विवाह? वैदिक काल में ऋग्वेद में 2 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? 2। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में खासकर गृह सूत्र जब पढ़ोगे, धर्म सूत्र जब पढ़ोगे, तो वहां पर क्या मिलता है? गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का? 8। वो भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, वो देखेंगे। फिर आश्रम व्यवस्था, पहले इसी के आधार पर होता था, आश्रम व्यवस्था। शादी ब्याह जो होता था आश्रम व्यवस्था के आधार पर होता था। पहले 25 साल क्या माने जाते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें क्या होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल शिक्षा और दीक्षा संबंधित कार्य होते थे। फिर आता था गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में आप देखते हैं क्या कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। और कितने साल? 25 साल। तो पहले 25 साल में ब्रह्मचर्य, केवल शिक्षा दीक्षा से संबंधित रहना है। फिर उसके बाद अगले 25 साल क्या है? अगले 25 साल में क्या होने वाला है? ठीक है, मतलब धर्म अर्थ काम ये तीनों इच्छाओं की पूर्ति करोगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ, क्योंकि उसमें व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है। फिर अब उसका त्याग शुरू होगा, वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद होगा संन्यास। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये पढ़ने के बाद पर्व, क्या देखना है? पर्व। तो यहां से इस पर्व में क्या देखना है? जैसे हिंदू धर्म में कौन कौन से प्रमुख पर्व है? हिंदू धर्म में कौन कौन से प्रमुख पर्व है? फिर इसके अलावा क्या देखेंगे? इस्लाम में कौन कौन से पर्व के बारे में बताया गया है? जैसे इस्लाम में पर्व और इस्लामिक कानून के बारे में। तो एक बार पूछा गया है हदीस का मतलब क्या होता है? हदीस का मतलब होता है इस्लामी कानून। अब वो कहाँ से मिलेगा? वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन उठाया है तो इस वाले सेक्शन से उठाया है। ठीक है, और यहाँ तक हम पहुँचते नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया लगता है। तो जब आप प्रॉपर तैयारी करेंगे, पूरा एक नोट्स बनाएंगे अपना, प्रिंटेड वाला कोई भी मटेरियल नहीं, अगर मिला है प्रिंटेड मटेरियल तो उसको अपने हैंड राइटिंग से कॉपी में लिखिए। ठीक है, नहीं तो सब मार्क सब चीज़ तो बुक में भी मिल जाएगा। मैं ऐसे भी करा सकता हूँ, बुक लेके आओ, अंडरलाइन कराते हैं, उससे याद नहीं होगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। तो जितना भी कोशिश करेंगे हैंड रिटन नोट्स ही बनेगा। ठीक है, और उसका रिविजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। जितना मैं अभी बता रहा हूँ, हो सकता है मैं 20-25 घंटे लूँ इसको पढ़ाने में, लेकिन आप रिविजन करने बैठोगे तो पहले 2 घंटे में, 3 घंटे में, फिर आधे घंटे में रिविजन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ दिमाग में पहले से रहेगा। फिर सिख, आज आप लोग देख रहे होंगे सिख धर्म को लेकर बहुत कुछ चला है अभी। फिर इसके अलावा जो है सिख धर्म, फिर एक जो हो गया है सिंधी, सिंधी धर्म भी भारत में है, और इसके लेकर अभी कुछ चर्चाएं भी हुई थी, याद है कि नहीं? है ना, चर्चा भी हुई थी। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला होगा हो सकता है उसको ये काम मिला हो। क्या काम मिला हो कि भाई किसी न किसी क्षेत्र का वो क्या होगा? प्रोफेसर होगा, और वो देखेगा कि भाई ये भी तो एक धार्मिक है, तो ये। फिर एक है पारसी, पारसी त्योहार। तो कौन सा राजा था जो पारसी त्योहार मनाता था? नवरोज, सुने हो ना? सही नाम ले रहे थे, कौन सा? बलबन थे ना? ठीक है, नवरोज सुने हो ना? ठीक है, तो नवरोज नामक त्योहार कौन मनाते थे? बलबन। ठीक है, जरथुस्त्र इस धर्म के क्या माने जाते हैं? मेन माने जाते हैं। और सिंधी समाज में जो है देवता, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो वरुण देव के क्या माने जाते हैं? वरुण देव के प्रतिरूप माने जाते हैं। तो इतने सारे धर्म हैं। एक हो गया कौन सा? ईसाई, तो इनसे संबंधित ईस्टर, फिर आपका क्रिसमस अभी गया है ना, एक ईस्टर आएगा फिर। तो धर्म,
और फिर स्थानीय क्षेत्रों में भी कई सारे प्रचलित होते हैं, जैसे आपने सुना है ओणम, पोंगल, सुने हैं ना, तो ये सब भी देखना है। तो स्थानीय त्योहार, त्योहार या पर्व, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पूरा सिलेबस हुआ। अब यहां से कोई भी सेक्शन आपका छूटा नहीं है। इतनी तैयारी करके आप ये बोल सकते हो कि इतिहास या आर्ट एंड कल्चर दोनों मिला के आपके लगभग 12 क्वेश्चन पूछे थे, 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए इतने में से। तो पहला सेक्शन कौन सा है, याद करो, भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन में 3 हिस्से थे, तो पहला कौन सा है, आस्तिक दर्शन, और दूसरा कौन सा है, नास्तिक दर्शन। तीसरे सेक्शन को बाद में देखेंगे। तो अभी मेनली फोकस करना है क्या, 2 सेक्शन में, किसमें किसमें, आस्तिक और नास्तिक में। भारतीय दर्शन, आस्तिक दर्शन, और दूसरा नास्तिक दर्शन। ठीक, अब मुझे बताओ, आस्तिक दर्शन के नीचे मैं क्या लिखूंगा, आस्तिक दर्शन किस दर्शन को बोलना चाहिए, ठीक है, वेदों को स्वीकार करने वाला, वे या वेदों पर आस्था रखने वाले जो दर्शन है उनको क्या बोलेंगे, आस्तिक दर्शन, वेदों को स्वीकार करने वाले। वेदों को स्वीकार करने वाले आस्तिक। और ऐसे कितने ग्रुप बने थे, 6 ग्रुप थे, 6 समूह थे। 6 समूह थे। इस 6 समूह को ही, 6 विचारकों के समूह को ही क्या बोला गया, फिर षड दर्शन कहा गया, षड दर्शन। ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स ना, इंग्लिश मीडियम से तो नहीं है ना, कोई है क्या, ठीक, बोलते जाऊंगा। तो क्या बोलते हैं इसको, आस्तिक दर्शन को ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, वन हु बिलीव इन वेदास, ठीक है, और वन हु नॉट बिलीव इन वेदास, हेट्रोडॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वेदों पर विश्वास ना करने वाले। वेदों पर विश्वास ना करने वाले। तो ऐसे कितने ग्रुप हम लोग को पढ़ने हैं, 4, 4 ग्रुप थे। तो 4 ग्रुप में चारों का नाम अब याद हो गया होगा, बताओ, चरवाक, चरवाक, बौद्ध, जैन और आजीवक, आजीवक, ये तो 6 नाम अभी देखेंगे। हो गया यहां तक। तो 6 दर्शनों के नाम बताइएगा, 6 दर्शन, षड दर्शन जिसको हम बोल रहे हैं। सबसे पहले जो दर्शन आया है वो कौन सा है आपका, सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन। फिर उसके बाद आया वैशेषिक, वैशेषिक के बाद आया न्याय, न्याय के बाद हम देखेंगे किसको, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं क्या, योग दर्शन, सबसे लास्ट में आया योग दर्शन। सबसे लास्ट में कौन सा दर्शन आया है, योग दर्शन। अब यहां से मत लिखिएगा, बस मैं बता रहा हूं, कल से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां से जो आपने षड दर्शन देखना है, षड दर्शन, तो एक तो दर्शन कौन से हैं, दर्शन मतलब एक प्रकार का क्या है, विचार, सत्य जानना है, सत्य की खोज करनी है। ओवरऑल देखा जाए तो सत्य की खोज में ही आगे बढ़ते हैं। तो सत्य के खोज में जो विचार हो रहा है उसको क्या बोला गया, मतलब विचार किया गया, उसको बोला गया दर्शन। तो टोटल कितने दर्शन, 6। उससे जुड़े हुए जो ऋषि हैं उनका नाम क्या है, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है। अब जो भी पहली रचनाएं लिखी गई ना, वो बहुत टफ लैंग्वेज में था, कठिन था, जिसको समझना आसान नहीं था। जैसे वेदों को समझना आसान नहीं था,
वेदों को पढ़ने के लिए आपको अलग ग्रंथ पढ़ना पड़ता। जैसे ये समझ पाएंगे, जैसे वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों को पहले पढ़ा गया। अब वेदांग की स्थिति वैसी है, जैसे हम में से कितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट। और फिर कॉलेज लेवल में इंग्लिश था क्या पूरा, कि हिंदी में ही काम चल गया? इंग्लिश में ना। तो अगर मान लो जब आप पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर सारा कुछ इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको आधे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है निमोनिया को क्या बोलेंगे, सुनामी का अलग स्पेलिंग होता है ना, साइकोलॉजी का अलग है, नॉलेज का अलग है, सबका अलग है, होता है ना। तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में तो अब सॉफ्टवेयर आ गया है, क्या डाउनलोड करते हैं, डिक्शनरी, या गूगल में सर्च कर लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आप क्या देखते हैं, डिक्शनरी ओपन करके देखते हैं। तो वैसे ही क्या है, जब वेदों को जब पढ़ा जाता था तो वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ती थी। जैसे अगर मैं दो चार शब्द कहूं वेदों में, जैसे एक क्या होता है इसका देखो, पढ़े तो हम कुछ और मतलब से हैं, अगर ये अगर लिखा हुआ है तो आपको कुछ और समझ में आ रहा है। क्या लग रहा है, बलि, बलि का मतलब क्या है? वही तो नहीं जो चैत्र नवरात्र में होता है, वही तो लग रहा होगा कि कुछ और होता है। अब ऋग्वेद में बोला गया है राजा को बलि दिया जाता था। ऋग्वेद में जाके जब पढ़ोगे तो राजा को बलि, जो राजन होता था, राजन को एक बलि दिया जाता था स्वेच्छा से, लोग अपनी इच्छा से देते थे, देना ही नहीं देना उनके ऊपर डिपेंड करता था। तो बलि को डिकोड किया गया किस रूप में, टैक्स कर, और यही आगे जाकर धार्मिक कर के रूप में स्थापित होगा। इसी धार्मिक कर को जो अशोक होंगे वो हटा देंगे, समझ में? ठीक है, तो ये सारा कुछ रहेगा। तो वेदों को वैसे ही क्या है, जो षड दर्शन है, जो पहली रचना हुई, जैसे इधर पढ़ते हो क्या, सांख्य, पहला सांख्य दर्शन, तो यहां पर क्या होता है, सांख्य सार होता है। सांख्य दर्शन इधर है, सांख्य दर्शन इधर है, और यहां पर क्या है, ऋषि कौन है, कपिल। कपिल, तो कपिल ने लिखा था, जो विचार लिखा था वो सांख्य सार में लिखा था। जो विचार था वो किसका है, सांख्य। जो विचार था उनका वो सांख्य, लेकिन जिसमें लिखा वो ग्रंथ क्या बन गया, सांख्य सार बन गया। वैसे ही आपने क्या लिखा, वैशेषिक विचार था, जो लिखा था किसने, कणाद ने, और ये क्या बन गया, वैशेषिक सार बन जाता है, या वैशेषिक सूत्र बन जाता है। वैशेषिक सार या वैशेषिक सूत्र लिख सकते हैं इसको। तो आप देखिएगा यहां पर ना, वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र। तो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन था वो बताता हूं क्या था। स्टार्टिंग में था ना, खाओ पियो खुश रहो, तो ये हो गया। देखो क्या लिखा है, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखा गया है, वैशेषिक सूत्र बोला है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा बदल कर दे देता तो अलग हो जाएगा वो, तो वो ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये इसको पढ़ना थोड़ा सा टफ है, इसको पढ़ना क्या है, थोड़ा सा टफ। तो क्या करते हैं, इसका आता है भाष्य, इसमें लिखा गया क्या, भाष्य, और भाष्य के भी कोई ना कोई क्या होंगे, रचनाकार होंगे। तो भाष्य क्या होता है कि इस टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा सिंपल वर्जन, थोड़ा सा सरल करके दिया हुआ है। जैसे अगर मान लो 15-20 साल पुराना वाला बुक, या तो फिर 1990 वाला बुक हिंदी का पढ़ के देखो एक बार, उसके ना अक्षर ही समझ में नहीं आएंगे। जा लिखना, झा लिखना, इया लिखना, सबका तरीका क्या होता था, अलग होता था। तो हमेशा जो भाषा होती है वो सरलतम रूप की ओर जाती है। हिंदी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही वेदों को जब पढ़ा गया तो बहुत क्लिष्ट था, बहुत कठिन था, तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, भाष्य। तो भाष्य और भाष्य के रचनाकार, वैसे ही सारे दर्शन, सारे ऋषियों के नाम, उनकी रचनाएं, फिर भाष्य, और फिर भाष्य के रचनाकार, वो देखेंगे। और फिर स्टार्ट करेंगे क्या, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, सत्य कार्यवाद बोला गया, दूसरा बोला गया, मतलब तीन चीज, चार चीज देखेंगे। सत्य कार्यवाद बोला गया, प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया, द्वैतवादी सिद्धांत के बारे में। एक बोला गया क्या, तीन तत्व होते हैं, सत्व रजस तमस, और एक होगा अनिश्वरवादी। 4 पॉइंट, आपका टॉपिक खत्म। लेकिन उसको डिटेल से समझना है क्या बोला गया है, और आपको डिटेल से समझना है इसलिए क्योंकि मेंस में भी ये है, मेंस के सिलेबस में भी है। मेंस के सिलेबस में हो सकता है अगर कंपटीशन टफ करना है तो क्वेश्चन को क्या कर दे, टफ कर दे। तो ये, लेकिन पिछले बार याद होगा क्वेश्चन क्या पूछा था, असत्य कार्यवाद कहाँ का है, द्वैतवादी सिद्धांत किसने दिया है,
सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का उल्लेख कहाँ है? ऐसा कौन सा दर्शन है जो वेदों में तो आस्था रखता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता? ऐसा प्रश्न बनेगा तो ये क्या होगा? सांख्य दर्शन का है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। कल जब ये टॉपिक करेंगे ना तो ये क्वेश्चन में निकाल के दिखाऊंगा आपको। पीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को कि ऐसा कौन सा मतलब दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मान रहा है लेकिन वेदों को मानता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे फिर। समझ में आया? बोर तो नहीं लगा? ठीक है, बोर लगे तो भी पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन है नहीं, वर्दी चाहिए तो।